नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारे स्क्रीन पर एक पीडीएफ की फाइल दिख रही होगी जिसमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर विषय दे रखा हुआ है। इसमें विषय ये है कि जो उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि नॉन प्रोफिटेबल का गठन यानी कि इसके विषय में चर्चा की गई है। और ये जानकारी बहुत ही अच्छी है, समझिएगा जानकारी आराम से। और इसका एक बहुत ही बड़ा शासनादेश को जारी किया गया है जो कि इसमें समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, और इसके साथ साथ समस्त मंडलायुक्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश यानी कि जो अमित कुमार घोष जी हैं और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। और इसके द्वारा यहाँ पर कई सारे इस पीडीएफ में बताया गया है। इसमें आपको क्या कुछ कैसे फायदा होने वाले हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो करीबन 4 पन्ने की खबर है। तारीख यहाँ पर देख लीजिए, लखनऊ से दिनांक 19 सितंबर 2025 को लगाया गया था। इस खबर को मैं आज बता रहा हूँ क्योंकि ये खबर मुझे आज मिल रही है, लेकिन ये खबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पीडीएफ फाइल को सेट कर ले रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पूरी खबर जानने के बाद आप भी अपनी राय बता सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, महोदय आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों को संस्थानों यानी कि जो आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों को सेवा प्राप्त की जा रही है, उसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कार्मिकों को शासन विभागों को उपलब्ध कराई जा रही है और श्रमिक की पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही। कहने की मतलब है जो पूर्ण धनराशि है, पूरी धनराशि है, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा कतिपय प्रकरणों के नियमित रूप से ईपीएफओ और ईएसआईओ के आदि जमा नहीं किया जा रहा है। यानी कि इसमें ईपीएफओ का जिक्र किया गया और इसके साथ साथ ईएसआईओ मतलब का भी जिक्र किया गया, आज जमा नहीं किया जा रहा है। और इसमें आउटसोर्स कर्मियों को सेवायोजित करते समय उनकी सेवाओं के नवीनीकरण के समय आउटसोर्स एजेंसीज द्वारा कार्मिकों को उचित लाभ न दिए जाने संबंधी प्रकरण की उजागर हुए हैं। अब तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी का उपलब्ध कराई जाने वाली कमीशन की राशि विभागों द्वारा अलग अलग देने के कारण एक रूपता नहीं है। यानी कि अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह से धनराशि के जो कमीशन है वो अलग अलग रूप से होती है। तो इसमें आउटसोर्सिंग सेवाओं की प्राप्त हेतु और उसके साथ साथ प्रावधानित आरक्षण का व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है, ऐसा इसमें बताया गया। इसके साथ साथ दूसरा इसमें बताया गया जिसमें उपयुक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक किया गया है कि ऐसे निगम का गठन किया जाए जिसके नियंत्रण को देख रेख आउटसोर्सिंग एजेंसी आउटसोर्स मैन पावर को शासन के विभिन्न विभागों संस्थानों पर उनकी आवश्यकता अनुसार सेवा उपलब्ध कराएं और इस प्रकार एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, ऐसा इसमें बताया गया सरकार के माध्यम से सरकार को कि कैसा पारदर्शी व्यवस्था बनाया जाए जिसके माध्यम से आउटसोर्स एम्प्लॉइज की सेवाएं व सर्विस समस्त विभागों को, विभाग अध्यक्ष और कार्यालयों को, विभिन्न संस्थानों पर उपक्रमों को, जिला कारणों को, समितियों और आउटसोर्स ऑटोमोनस विडिस, लोकल विडिस, सेमी और इसके साथ साथ ऑटोमोस विडिल एवं राज्य परिषद संस्थानों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों अधिकारी के समस्त प्रदेश में उपलब्ध कराई जा सके। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे सभी जगह पर ये उपलब्ध कराया जा सके। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक नॉन प्रॉफिट और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में सुसज्जित किया जाने के बाद निर्णय लिया गया है। अब इसमें यहाँ पर विजन का ऑप्शन दिया गया और आउटसोर्स कार्मिकों को पूरा प्रशासनिक तथा अन्य सुविधा सुगमता एवं समय से उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसा बताया गया इसमें भी। और इसके लिए एक प्रभावी एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी जो कि कार्मिकों के हित के लाभ के साथ साथ आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य बताया गया, इसमें उद्देश्य क्या मिलने वाला है तो इसका आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से या स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और इसके साथ साथ अनस्किल्ड मैन पावर के शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं पर उपलब्ध कराना है। और इसका जो छठे में बताया गया कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों को समस्याओं का समाधान हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। और इसके साथ साथ आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेशंस का नियामक निकाय यानी कि रेगुलेटरी बॉडी की भांति कार्य करेगा जो कि प्रचलित कानूनों, नियमों के मानकों, लॉस, रूल्स, स्टैंडर्ड्स के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी के कार्य प्रकृति को कमांड के नियंत्रण और कमांड एंड कंट्रोल हेतु मानकों और स्टैंडर्ड्स के स्थापित करेगा। तो ऐसा बताया गया और इसमें इसका शासनादेश का लिंक भी जारी किया है। इस शासनादेश को यहाँ पर लिंक के रूप में बताया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें नियमों का लाभ बताया गया। नियमों के लाभ में इसमें जिसके विभाग द्वारा मांग की नियम द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विभाग सेवा प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा मांग बताया गया
कि जो मतलब आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख से 5 तारीख तक पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसमें ऐसा होता है ना, इसका जो मतलब पारिश्रमिक है बहुत देर में आता है, लेकिन 1 तारीख से 5 तारीख तक इसमें लाभ मिल जाना चाहिए, पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ऐसा नियम का लाभ बताया गया, ऐसा बताया गया। और इसमें इसके बताया गया कि कार्मिकों को ईपीएफ और ईएसआईसी के खाते में खुलवाए कर धनराशि उनके खाते में जमा कराया सुनिश्चित करना, यानी कि उनके खाते में धनराशि जमा कराना चाहिए। और कार्मिकों को ईपीएफ यानी कि ईएसआईसी के बैंक के अंतर्गत समस्त अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कार्मिकों की कार्य क्षमता दक्षता बढ़ाए जाने हेतु समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना। और इसके साथ साथ एसटी यानी कि माफी चाहूंगा भैया, एससी एसटी और ओबीसी दिव्यांगजन महिलाओं को ईडब्ल्यूएस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिकों को अध्यात्म के नियमानुसार आरक्षण सुनिश्चित करना भी चाहिए। इसमें आरक्षण की बात की गई। और इसके साथ साथ आउटसोर्सर को एजेंसीज का चयन का डिप्लोमेंट, यानी कि इसमें मतलब आपको वगैरह वगैरह बताया गया कि न्यूनतम 3 वर्ष की अथवा कार्य आवश्यकता की समाप्ति तक जो पहले तक के मतलब इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसके साथ साथ आउटसोर्सिंग एजेंसी के दायित्व इसमें बताया गया, दायित्व में बताया गया जो बताया था, मैं मेन पॉइंट पर लेकर चलता हूं। इसमें यह बताया गया कि उक्त की पुष्टि के संबंध प्रमाण पत्र नियम के प्रत्येक माह 10 तारीख तक एवं प्रस्तुत कराना होगा। और इसमें तत्पश्चात निगम द्वारा कमीशन की धनराशि एजेंसी को दी जाएगी। 10 तारीख तक पूर्व प्रस्तुत कराना होगा, ऐसा बताया इसमें गया है। अब इसमें मैं मेन पॉइंट पर लेकर चलता हूं। तो इसमें मेन पॉइंट का जो इसमें हिस्सा है मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा, ये सब वगैरह वगैरह है, तो मैं इसको यहाँ पर ना बताते हुए पहले यहाँ लेकर चलता हूं। जो इसमें मानदंडों के निर्धारित के आधार है, यानी कि इसमें बताया गया कि इसमें जो मानदंडों के निर्धारण का आधार है, इसमें पहला बताया गया क्रमांक संख्या दे रखा हुआ है। निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त आधामनी योग्यता 25 अंक होना चाहिए। और विधवा और उसके साथ साथ तलाकशुदा तो महिला इसमें 10 अंक वगैरह वगैरह इसमें बताया गया। कुल मिलाकर 100 अंक यहाँ पर बताया गया। और स्थानीय दिवस, जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय, राज्य स्तरीय पद के लिए 15 अंक यहाँ बताया गया। और इसमें प्रत्येक मानदंड हेतु सेवा स्वीक्रिया अंकों को निर्धारित हेतु निम्नवत व्यवस्था होगी। पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अतिरिक्त अधामनी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को 25 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। इसमें अंक के बारे में बताया गया, तो इसमें आपको अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। और जो विधवा, तलाकशुदा और प्रत्येकता माफी चाहूंगा प्रत्येकता महिला के 10 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे, जो कि भैया प्रत्येकता के 80 पर विवाहित महिला एवं जिसका पति द्वारा प्रत्याग कर दिया गया है और वो अकेले जीवन व्यापन कर रही हैं या कर रहे हैं, इसके वरीयता क्रम निर्धारित करने समय प्रथम वरीयता विधवा, द्वितीय और इसके साथ द्वितीय वरीयता और तलाकशुदा एवं तृतीय वरीयता और प्रत्यागता महिला अभ्यर्थियों को दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो आवेदक यदि स्थानीय जनपदीय निवासी हैं तो इसमें 15 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो भैया कार्मिकों को निगम और स्थानांतरण के लिए भाई माइग्रेशन के पश्चात विभाग एवं कार्मिकों यूनिक कोड अलर्ट किया जाएगा। तो इसमें जो भैया इसमें बताया गया आरक्षण हेतु विभाग संस्था का प्रत्येक स्तर पर यूनिट माना जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें बताया गया कि भैया इसमें जो आउटसोर्स की कार्मिकों को मासिक उपस्थिति के लिए संबंधी विभाग की डीडीओ और उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं और वेबसाइट पर सूचना अपलोड करेंगे, जो कि मासिक उपस्थिति की गणना गत माह की 30 तारीख से चालू माह 29 तारीख तक होगी। मासिक उपस्थिति भी इसमें देखी जाएगी। और इसमें जो आउटसोर्स कार्मिकों की शैक्षिक योग्यता और अनुभव एवं पारिश्रमिक के अनुसार 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। तो 4 श्रेणी बताया गया। और इसके साथ साथ जो निगमों के भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स की सेवा निगम और संगठनों की संरचना निम्नवत होगी, जिसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार कमेटी होंगे, सी निगम मुख्यालय होंगे, D1 यानी कि इसमें D1 में आएंगे जो कि शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थानों को भैया मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके साथ D2 में आएंगे मंडल स्तर से मॉनिटरिंग कमेटी, और D3 में जिला स्तर के मॉनिटरिंग कमेटी, और D4 में स्थानीय स्तर से मॉनिटरिंग कमेटी। यानी कि ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे, यानी कि इसमें पहले अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, दूसरे सचिव महानिदेशक होंगे डायरेक्टर, और 3 में डायरेक्टर का मतलब अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, और जो डायरेक्टर होंगे अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग। तो इस हिसाब से आपको इसमें 5वें का डायरेक्टर में अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग, डायरेक्टर 6ठे में जो होगा अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव न्याय विभाग, डायरेक्टर यहाँ पर 7वें में बताया गया कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और यहाँ पर श्रम विभाग। कुल मिलाकर इस तरह से आपको इसमें कुछ होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD के एवं कार्य अधिकार, तो इसमें अधिकार
सलाहकार बताए गए हैं, और जो सलाहकार कमेटी की संरचना कैसी होगी ये बताया गया, निगम कार्यालय की संरचना कैसे होने वाली ये बताया गया। तो कुल मिलाकर इसमें महानिदेशक की पद संख्या 1 है, जो कि भैया कैंडल पोस्ट पे लेवल 14, वेतन मैट्रिक्स 37,400 रुपए से 67,000 रुपए तक। और इसके साथ साथ इसमें ये बताया गया जो कार्य निदेशक होंगे उसमें ऑन डिप्यूटेशन, भैया माफी चाहूंगा भैया, डेपुटेशंस ज्वाइंट डायरेक्टर्स रैंक पे लेवल 12 से लेकर वेतन मैट्रिक्स 15,600 रुपए से 39,100 रुपए तक यहाँ बताया गया। जो जनरल मैनेजर हैं उसमें आउटसोर्सिंग की जो MBA और HR के 10 वर्ष की कार्य करने का अनुभव, वेतन आपको 1 लाख रुपए तक इसमें बताया गया। और इसके साथ जो 4 में रहेगा भैया मैनेजर ऑपरेशंस ऑपरेशन HR प्रशासन वित्त एवं 5 बताया गया, जो इसमें पद संख्या 5 थे। तो इसमें से आउटसोर्सिंग स्नातक और इसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन रिलेटेड फील्ड वेतन 40,000 रुपए तक होगा। तो कुल मिलाकर इसमें जो आउटसोर्सिंग कार्मिक के शासन देश को जारी किया था, जिसमें आपको बताया गया है कि जो एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नॉन प्रॉफिटेबल का गठन किया गया था, तो उसके बारे में पूरी विस्तार रूप से मैंने आपको बता दिया। वीडियो काफी बड़ी हो गई होगी, आप लोग वीडियो को समझिएगा ध्यान से। बाकी जो जानकारी थी मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।